जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे इकोनॉमिक्स का सीरीज का 25वां वीडियो है और आज का टॉपिक है बचत एवं निवेश, जिसे इंग्लिश में सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि बचत एवं निवेश होता क्या है। सबसे पहले बचत को देखते हैं, जिसे इंग्लिश में सेविंग्स कहते हैं, और इस शब्द से आप भली भांति परिचित हैं। मान लिया कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको घर से 1000 रुपये प्रति माह खर्च के लिए रुपये मिल रहे हैं, और ये खर्च के 1000 रुपये में आपकी तीन स्थितियां बनती है। या तो पूरा का पूरा आप 1000 खर्च कर देते होंगे, या 1200 रुपये खर्च कर रहे होंगे और 200 रुपये का कर्ज ले रहे होंगे, या 800 रुपये का खर्च कर रहे हैं और 200 रुपये की बचत कर रहे हैं। तो 1000 में से जो आप ये 200 रुपये बचत कर रहे हैं, यही बचत कहलाएगा। यानी कि उपभोग पर खर्च ना की जाने वाली आय का अंश बचत कहलाता है। इनकम नॉट स्पेंट ऑन कंजप्शन इक्वल टू सेविंग्स। तो ये बचत आप समझते हैं और व्यवहारिक रूप में भी इसको अच्छे से आप समझ रहे हैं। बचत को हम लोग 2 रूपों में देखते हैं। ये जो 200 रुपये की आपकी बचत है, मान के चलते हैं कि प्रति मंथ ये बचाते हैं, तो सालाना आप लगभग 2400 रुपये की आप बचत कर रहे हैं, और अगर 5 साल में ये राशि 12,000 के इक्वल हो जाती है। तो ये 12,000 रुपये आप बचा लिए हैं और अपने पास कैश फॉर्म में रखे हुए हैं। लेकिन ये पैसिव फॉर्म में है, ये जो मनी है पैसिव फॉर्म में है, डेड फॉर्म में है, क्योंकि आप इसका निवेश नहीं कर रहे हैं। यानी बचत अपने पास रखा जाए तो महंगाई बढ़ जाए तो मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। ये क्या होता है कि धीरे धीरे महंगाई बढ़ती है और महंगाई बढ़ने से मुद्रा का अवमूल्यन होगा। आप इस पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, निवेश नहीं कर रहे हैं। तो बचत का ये एक प्रकार हुआ, क्योंकि समय के साथ महंगाई बढ़ती है जिससे मुद्रा का अवमूल्यन होता है। यानी कि जो ये 12,000 आपने अपने पास बचा कर रखा है, जो 200 रुपये प्रति माह जमा करके 12,000 रुपये आपने बचा रखा है, तो इसकी वास्तविक कीमत में कमी आएगी, क्योंकि महंगाई इसमें ऐड होता चला जाएगा। फिर दूसरी स्थिति क्या बनती है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये जो 200 रुपये आपने बचाया था प्रति माह, 200 रुपये आपने बचाया, लेकिन इस रुपये को आप निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस रुपये को क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि उत्पादन के कामों में लगा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं, या इस रुपये का शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं। तो क्या होगा धीरे धीरे कि एक समय के बाद, 5 सालों के बाद, आपका ये जो 12,000 रुपये है, ये आपका मान के चलिए कि 16-17 हज़ार रुपये भी हो सकता है। शेयर में लगा रहे हैं तो इससे भी अधिक मूल्य आ सकता है। तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं, निवेश करके उत्पादक कामों में लगा रहे हैं। तो ये तो छोटे मोटे अमाउंट के लिए बताया था। आप क्या कर रहे हैं, उत्पादक कामों में अपने जो सेविंग है उसको लगा रहे हैं। तो ये किस फॉर्म में रहेगा, एक्टिव फॉर्म में रहेगा। यानी कि अगर बचत अगर वित्तीय संस्थान में रखने से वो एक्टिव रहता है और राष्ट्रीय आय में शामिल हो जाता है। राष्ट्रीय आय में शामिल होगा तो ये उत्पादन के कामों में लगा रहेगा, तो इसे हम लोग निवेश कहते हैं। तो ये बचत का दूसरा रूप होगा, यानी कि निवेश कर रहे हैं। तो निवेश कर रहे हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं, यानी कि जो बचत हम लोग जो किए हैं, बचत का इस्तेमाल उत्पादन के काम में लगा रहे हैं। यानी कि किसी कंपनी का शेयर खरीद ले रहे हैं, बैंकों में जमा कर रहे हैं, या तो पूंजीगत वस्तुओं को खरीदने में कर रहे हैं, जैसे कि ऑटो खरीद लिए या कार खरीद लिया, उसको किराए पर लगा दिए। ठीक है ना। तो बचत का क्या कर रहे हैं हम लोग, बचत का उत्पादन एवं पूंजीगत वस्तुओं में उपभोग कर रहे हैं। तो उत्पादन में क्या था, बैंकों में पैसा जमा कर दिया तो कंपनी उस पैसे का यूज कर लेगी। शेयर मार्केट में लगा दिए, किसी कंपनी का शेयर खरीद लिए, तो उन पैसों का वो कंपनी उपयोग कर लेगी। तो ये क्या कहलाएगा, निवेश कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निवेश कहलाएगा, ये इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो बचत निवेश के साथ ही जुड़ा हुआ है, ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। फिर आगे देखते हैं कि पूंजी निर्माण होता क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। जैसे माने एक व्यक्ति के तौर पे हम लेते हैं, पूंजी निर्माण को समझने के लिए एक व्यक्ति के स्तर पर देखें तो कोई व्यक्ति ज़मीन खरीद लेता है, कोई व्यक्ति मकान खरीद लेता है। ज़मीन और मकान के माध्यम से वो अपनी पूंजी इकट्ठा करता है, संपत्ति हो जाती है इसकी। इसी को अगर हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर अपनाएं तो जो पूंजी निर्माण होता है कि इसको जीडीपी के साथ जोड़ के देखते हैं। जीडीपी होता है एक वर्ष में कुल कितना उत्पादन हुआ है, कितना कमाई हुआ है। तो जीडीपी का हमने कितना प्रतिशत निवेश किया है, वो पूंजी निर्माण के अंतर्गत आएगा। यानी कि एक वर्ष के जीडीपी का वो प्रतिशत जिसका निवेश किया गया हो। तो यहाँ पर राष्ट्र के रूप में क्या निवेश किया जाएगा, उद्योग लगा देंगे, मशीनरी खरीद लेंगे, कोई मशीन खरीद लेंगे, जिससे पूंजी का निर्माण होगा, कैपिटल का निर्माण होगा, हमारे धन में वृद्धि होगा। मान लेते हैं कि हमारे देश का जीडीपी 100 रुपये है और 90 रुपये हम लोग खर्च कर दे रहे हैं, और कितना बच गया हमारे पास, 10 रुपये। अब इस
उस 10 रुपये को जो बच गया है इसका हम लोग यूज करेंगे बिल्डिंग बनाने में, मशीनों को बनाने में, मशीन खरीदने में, उद्योग लगाने में, जिससे हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जिसमें हमारे धन में वृद्धि होगा। यानी कि एक वर्ष के जीडीपी का वह प्रतिशत जिसका निवेश किया गया हो, ठीक है, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, वही पूंजी निर्माण कहलाता है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उस देश की पूंजी निर्माण की दर पर निर्भर करती है। जैसे कि एक व्यक्ति के तौर पे लेते हैं कि एक व्यक्ति जितना बचाएगा उतना ही निवेश करेगा, उससे क्या होगा, उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। उसी प्रकार जितना पूंजी निर्माण होगा उतना ही ज़्यादा अर्थव्यवस्था जो हमारी इकोनॉमिक्स है उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और उससे सुदृढ़ता, मजबूती आएगी। तो ये पूंजी निर्माण पर डिपेंड करता है। और ये हम लोग देखेंगे कि भारत जैसे देशों में या विकासशील एवं अविकसित देशों में देशों के साथ समस्या क्या है कि पूंजी निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कारणों को तलाशा गया कि विकासशील एवं विकसित देश को बचत दर कम है, वो बचत बहुत कम कर रहे हैं। और इसका कारण है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं कर रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि नहीं हो रही है। तो कैपिटल फॉर्मेशन भारत या विकासशील एवं अविकसित देशों में नहीं हो पा रहा है, जिससे इकोनॉमी सुदृढ़ नहीं हो रही है, बचत दर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और हमारा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। ये पूंजी निर्माण हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं कि पूंजी निर्माण के 2 भाग होते हैं। पूंजी निर्माण के 2 भाग होता है, जिसमें कुल घरेलू बचत, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, और दूसरा होता है विदेशी धन का अंतर्प्रवाह। कुल घरेलू बचत जो होता है, हमारे देश अपने दम पर कितना बचत कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये सबसे बड़ी ताकत होती है। तो बारी बारी से समझते हैं। पूंजी निर्माण के 2 भागों में सबसे पहला भाग है कुल घरेलू बचत, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, और दूसरा है विदेशी धन का अंतर्प्रवाह, इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स। तो कुल घरेलू बचत क्या होता है, इसको समझते हैं कि कुल राष्ट्रीय आय में से कुल राष्ट्रीय व्यय को निकाल देते हैं तो बचत निकल आएगा। कुल राष्ट्रीय आय में से कुल उपभोग व्यय को घटाने के बाद जो राशि बच जाती है उसे हम कुल घरेलू बचत कहते हैं। और इसके 3 भाग होते हैं कि घरेलू क्षेत्र में क्या बचत हुआ है, निजी निगम क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र में क्या बचत हुआ है, और पब्लिक सेक्टर में, सार्वजनिक क्षेत्र में क्या बचत हुआ है। इन तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो जीडीएस निकल आता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग नज़र आता है। कुल घरेलू बचत हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो बारी बारी से इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले घरेलू क्षेत्र को देखते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर में कैसे बचत किया जा रहा है। ये हिंदुस्तान की बचत का सबसे बड़ा क्षेत्र होता है और कुल बचत का 60% हिस्सा यहीं से आता है। इससे पहले 70 to 80% हिस्सा आता था, लेकिन उपभोक्तावाद बढ़ने से कि ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा जैसे थॉट्स आते हैं तो हम खर्च ज़्यादा कर रहे हैं और बचत हमारा कम होता जा रहा है। फिर भी 60% हिस्सा घरेलू क्षेत्र से आता है, जैसे कि व्यक्ति का परिवार या गैर लाभकारी संगठन, जिसमें स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह आते हैं। छोटे छोटे उद्योग शामिल हो जाते हैं, लघु एवं कुटीर उद्योग, इन सब की बचत होती है घरेलू क्षेत्र की बचत। और जो हमारी जो समाज है भारत का, मध्यम वर्गीय समाज है, बहुत ज़्यादा मध्यम वर्गीय समाज है, और मध्यम वर्गीय की मानसिकता होती है जो बचत को प्रोत्साहित करती है। और मध्यम वर्गीय अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ज़रूरत के हिसाब से बचा लेते हैं, और क्योंकि हमारी सामाजिक संरचना ही इस तरह से है कि बचत करना ज़रूरी है, जैसे कि बच्चों की शादी करना है, पढ़ाई करना है, मकान लेना है या गाड़ी खरीदना है, ये सारी चीज़ें बचत को प्रोत्साहित करती है। ये घरेलू क्षेत्रों में जो बचत हुआ था ये हमारी इकोनॉमिक को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि स्लो डाउन हो जाए, रिसेशन हो जाए, या डिप्रेशन आ जाए, या रिकवरी आ जाए, या बूम आ जाए, इससे अर्थव्यवस्था को जो झटका मिलता है ये बचत इसको बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो यूएसए में 2008 में जो मंदी आई थी, भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो घरेलू क्षेत्र का 60% योगदान है हमारे राष्ट्रीय बचत में। तो देख लीजिए ये कितनी बड़ी बात होती है। उसके बाद निजी निगम और क्षेत्र और जिसे हम लोग गैर सरकारी कंपनियां कहते हैं, यहाँ पर जो बचत होता है ये शामिल होता है। फिर तीसरा होता है सार्वजनिक क्षेत्र, जिसमें पोस्ट ऑफिस आ जाएंगे, रेलवे आ जाएंगे, ये सारी की सारी सरकारी कंपनियां हैं, लेकिन ये नुकसान की वजह से उतना बचत नहीं कर पा रही हैं,
ठीक है। तो ये 3 पार्ट लेता है घरेलू बचत में। तो घरेलू बचत में घरेलू क्षेत्र, निजी निगम क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र तीनों आते हैं, और तीनों को जोड़ेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग हमें नजर आएगा। अब देखते हैं कि भारत में बचत दर कम क्यों है। आज़ादी के समय हम देखेंगे कि हम 9% बचाते थे, 2010-11 के दौरान 34% हम लोग बचत करने लगे थे, लेकिन वर्तमान में देखें तो मध्यम दर्जे का बचत कर रहे हैं। हालांकि हम लोग जो आंकड़े होते हैं ऊपर नीचे होते हैं, इसलिए मध्यम दर्जे का बचत हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे देखते हैं कि बचत दर कम क्यों है। हम देखेंगे कि जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारी आय जो है उससे कम, जो आवश्यकताओं से कम या समानांतर होगी तो बचत संभव नहीं है। यानी कि हमारी आय ऐसी है और आवश्यकताएं, मान लिया कि आय 100 रुपये की है और आवश्यकता भी 100 रुपये की है, तो ये क्या है, समानांतर हो रही है। या आय इससे मान लिया कि 100 रुपये है और हमारी इच्छाएँ हैं कितने की है, 90 रुपये की है, तो बचत तो कहाँ से हो पाएगा। फिर से समझते हैं इस चीज़ को कि भारत में बचत दर कम क्यों है। आज़ादी के समय ये 9% थी और 2010-11 के दौरान ये 34% है, और वर्तमान में बात करें तो मध्यम दर्जे की बचत हमारी है। तो हम देखते हैं कि भारत में बचत दर इतना कम क्यों है। तो हमारे जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारी आय उससे कम है या उसके समानांतर होगी तो बचत संभव होगी ही नहीं। इसके पीछे और देखें तो हमारे यहाँ दूसरे देशों की तुलना में आय काफ़ी कम है, यानी कि हमारे यहाँ दूसरे देशों की तुलना में आय की दर, रेट ऑफ इनकम काफ़ी कम है। जैसे कि विदेशों में श्रम प्रधान जो व्यक्ति है उसकी वेजेज बहुत ज़्यादा है तो वो अपने आप बचत कर लेता है, लेकिन भारत में जो श्रम प्रधान है, इंडियन श्रम प्रधान, इतना श्रम दिया जाता है ना, इतना वेजेज दिया जाता है श्रमिकों को वो अपना केवल जीवन निर्वाह कर सके। अगर वे बीमार पड़ गए तो और भी कर्जे में डूब जाते हैं। तो बचत, आय की दर कम होने से हमारे यहाँ बचत की दर कम है। उसके अलावा प्रदर्शन प्रभाव के कारण, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट के कारण भारत में बचत दर कम है। प्रदर्शन प्रभाव, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट के कारण भारत में बचत दर कम है। आय बढ़ा है, मान लेते हैं कि आय बढ़ा है, पहले मंथ में आपका 10,000 आय है और अगले मंथ में 12,000 आय हो जा रहा है, तो आपको एक नियम के अनुसार 2,000 की बचत करनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, आय बढ़ाने से हम लोग खर्चा बढ़ा देते हैं और ऐसे खर्चों में निवेश करेंगे ताकि लोगों को लगे कि इसका जीवन स्तर ऊंचा है, लोगों को लगे जीवन स्तर ऊंचा है। यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, अगर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम लोग खर्च कर रहे हैं। मान लिया पहले सिनेमा हम लोग सामान्य थिएटर में देखते हैं तो मल्टीप्लेक्स में जाने लगते हैं, सामान्य अगर मान लिया कि होटल में खाते हैं तो बड़े होटल में खाने लगते हैं, अगर मान लिया कि घर में ही खाना खाते हैं तो रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इच्छाओं की पूर्ति भी कर रहे हैं। तो आय में वृद्धि तो हुई परंतु बचत दर में उतनी वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि हम लोग जितनी आय में वृद्धि उतना हम लोग खर्च कर दे रहे हैं दिखाने में, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में। ठीक है, तो आय के दर के अनुसार बचत दर में वृद्धि नहीं रही है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि आय बढ़ेगी तो बचत दर में वृद्धि होगी, लेकिन प्रदर्शन और इच्छाओं की पूर्ति के कारण हम लोग बचत उतना नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा निजी निगम क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर दुनिया भर का कर है, निगम कर बहुत ज़्यादा है, लगभग 1/4 के इक्वल है। तो इस वजह से ये निजी कंपनियाँ भी उतनी बचत नहीं कर पा रही है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र घाटे में चल रहे हैं, इस कारण से यहाँ बहुत कम बचत हो रहा है। तो भारत में 3-4 कारण है भारत में बचत दर कम होने का। तो सबसे पहले कारण है कि भारत में आय की दर बहुत कम है, इस कारण से हम अपनी आवश्यकताओं को उतने ढंग से पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। आय की दर कम होने से क्या हो रहा है, जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे आय उससे कम या समानांतर है, तो बचत संभव ही नहीं है। तो एक समरी में देखें तो भारत में बचत दर कम क्यों है कि भारत में आय की दर बहुत कम है। दूसरा, प्रदर्शन प्रभाव, हम लोग ये अपनी इच्छाओं को पूरा करने या प्रदर्शन करने में अपने बचत को नहीं कर पा रहे हैं। निजी निगम के क्षेत्र जो हैं, निगम कर ज़्यादा होने के कारण ये बचत नहीं कर पा रहे हैं और सार्वजनिक क्षेत्र घाटे चल रहे हैं, इसलिए बचत बहुत कम है। तो अब देखते हैं कि ये जो हमने 2 हिस्सा देखा था इसमें कि पूंजी निर्माण के 2 भागों में सबसे पहला था कुल घरेलू बचत और दूसरा था विदेशी धन का अंतर्प्रवाह। तो कुल घरेलू बचत को अध्ययन कर लिए हैं, अब दूसरा देखते हैं विदेशी धन का अंतर्प्रवाह है क्या। विदेशी धन के माध्यम से भी भारत में पैसा आता है। तो किसी भी स्रोत से विदेशी मुद्रा हमारे देश में आ रहा है, जैसे कि अनुदान के रूप में, ग्रांट के रूप में, किसी अन्य स्रोत के रूप में, या हम लोग उधार ले रहे हैं, या विदेशी लोग भारत में आकर उद्योग लगा रहे हैं, इससे पूंजी निर्माण हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, पूंजी निर्माण हो रहा है और भारत इसको आकर्षित करने का प्रयास भी कर रहा है, क्योंकि हम अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं घरेलू बचत के आधार पर।
ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि हम अपनी आर्थिक विकास को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इस आर्थिक विकास को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भी विदेशी धन को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि विदेशी धन भारत में आएंगे तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाएगी, विदेशी धन भारत में आएंगे, आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाएगी, रोजगार मिलेंगे और आर्थिक विकास होगा। लेकिन ये धन, विदेशी धन भारत में आने के साथ साथ अपने साथ चिंताएं भी लाता है। ये विदेशी लोग धन तो देंगे लेकिन अपने हित के लिए देंगे, ये धन देंगे तो अपने लाभ के लिए ही देंगे, उन पर ही, इससे क्या होगा कि उन पर ही हमारी आर्थिक निर्भरता बढ़ने लगेगी। जैसे कि शेयर बाजार होता है, विदेशी धन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, कभी अप जाएगा कभी डाउन जाएगा। उद्योग कहेगा कि चलो हम आज उद्योग उखाड़ के दूसरे देश में लगा लेते हैं, तो विदेशी लोग यही करेंगे, तो उद्योग खुलेंगे और बंद होंगे। तो इससे क्या हुआ है धीरे धीरे कि आर्थिक निर्भरता के जब होगी तो अगर किसी व्यक्ति पर हमारी आर्थिक निर्भरता होगी तो वो हमारे मामलों में हस्तक्षेप भी करने लगता है। तो ये आर्थिक निर्भरता राजनीतिक हस्तक्षेप भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाती है। तो ये क्या करेंगे कि विदेशी लोग अपने हित में नीतियां बनवाएंगे, सरकार से छूट लेंगे, कानून बनवाएंगे, ये सारे के सारे काम करने लगते हैं विदेशी लोग। इनका प्रभाव आर्थिक नीतियों में भी दिखाई देने लगेगा, जिसमें आर्थिक निर्भरता हमारी बढ़ेगी और राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ये आपको उधार देंगे तो आपको ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको ऐसे करना होगा, देश में ये सुधार कीजिए। तो ये सारा का सारा आपको निगेटिव प्रभाव, निगेटिव चिंताएं आपको नज़र आएंगी। जैसे कि USA है, USA क्या करता है, बहुत सारा धन WHO और UNO में लगाता है, धन देता है इस पर, तो उस पर भी कई तरह के प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करता है। इसके अलावा USA भारत को अगर धन देता है तो भारत को धन देगा तो कहेगा कि आप चीन से रिश्ते बेहतर नहीं रखिए, और उसके बाद आप रसिया से बेहतर नहीं रखिए, इसके साथ आप मुक्त व्यापार कीजिए, हम प्रतिबंध लगाए हैं तो ईरान पे भी आप प्रतिबंध लगाइए। इस तरह का वो प्रभुत्व जमाना शुरू कर देगा, यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप दिखाना शुरू कर देगा। इसके अलावा हम लोग एक बजट तैयार करते हैं और भी देखते हैं कि हम लोग वार्षिक बजट का, हम लोग जो बजट तैयार करते हैं तो वार्षिक बजट का 20% हिस्सा हम लोग ब्याज चुकाने में ही लगा देते हैं, क्योंकि वो धन धर्म दान के लिए तो नहीं दे रहा है ना। तो 1 रुपये कमा रहे हैं तो मान के चलिए 20 रुपया, 20 पैसा हम लोग ब्याज के रूप में दे रहे हैं, तो कितना बचत होगा आप ही देख लीजिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ेगा, क्योंकि वो आपके राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करेंगे। इसलिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मूल आधार घरेलू बचत होनी चाहिए, यानी कि जो मूल आधार होना चाहिए अर्थव्यवस्था का घरेलू होना चाहिए, अपना होना चाहिए, ताकि वो स्वतंत्र रूप से नीतियों का निर्धारण कर सके, नीतियों को निर्माण कर सके, स्वतंत्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी निभाएगा और राजनीतिक सुचिता को भारत बनाए रखेगा घरेलू बचत के आधार पर। तो विदेशी धन के अंतर प्रवाह पर हम लोग ज़्यादा निर्भर नहीं रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी। तो हम लोग यहीं से हम लोग पढ़ रहे थे कि कौन कौन कितना कितना आपको समझाएगा। तो विदेशी धन थी बचत एवं निवेश को पहले हम लोग समझे थे, उसके बाद हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन को देखे थे कि कैसे कैसे कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे कि घरेलू क्षेत्र में कितनी बचत होती है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि भारत में बचत दर कम क्यों है और विदेशी धन का अंतर प्रवाह भारत में क्या होता है, और क्या विदेशी धन का प्रवाह क्या होता है भारत में, इस पर क्या प्रभाव डालता है, किस क्षेत्र में कैसा प्रभाव डालता है, इसको हम लोग देखे थे। तो ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।